वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा क्रैश हुआ है, अब आगे आपको क्या करना चाहिए, और बात करेंगे हम अडानी पोर्ट्स का शेयर आखिर जंप क्यों कर गया। पूरी मार्केट नीचे जा रही थी, अडानी पोर्ट्स का स्टॉक 6% रिकवर कर गया। साथ ही बात करेंगे टाटा पावर की, आईटी सेक्टर की बात करेंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की बात करेंगे, जस्ट पे की बात करेंगे और मेट्रोपोलिस की भी बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज है मार्केट में होने वाले गिरावट की। मार्केट क्या गिरा है आप पूछो मत। कल तो सेंसेक्स 3000 पॉइंट से क्रैश हो गया और निफ्टी भी 5% गिर गया। यहां तक कि कई स्टॉक्स में तो लोअर सर्किट भी लग गया और कुछ स्टॉक्स तो 52 वीक लो को टच कर गए। और ये गिरावट किसी एक दो स्टॉक्स में नहीं आई, लगभग कई स्टॉक्स में आ गई। ट्रेंड में 14% ट्रेंड गिर गया, टाटा स्टील 7%, JSW स्टील भी 7%, DLF 7%। और अगर मैं वहीं पे 52 वीक लो की बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक्स जैसे DLF, इसने 52 वीक लो टच कर दिया। बॉश, हुंडई मोटर्स इंडिया, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, टाइटन, LNT, डाबर इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्विगी, जाइडस, हीरो मोटोकॉप, ABB इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इन्फोसिस, TCS, ONGC और टाटा मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स ने कल 52 वीक लो टच कर दिया। और ये सब आपको पता ही होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं जो 10 से 50% तक हैं, जिसका ग्लोबल मार्केट पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है। हालांकि फ्राइडे मार्केट में यूएस में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लोगों को कंसर्न था कि मंडे को देखने लायक होगा कि आखिर इंडिया में कैसा सिचुएशन होता है। लेकिन फिलहाल एशियन और यूएस मार्केट भी काफी तेजी से गिर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का 19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और सिर्फ स्टॉक्स नहीं गिरे हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब गिर गए हैं। और इन्वेस्टर्स का तो ऐसा भी कहना है कि उनको रिसेशन का बहुत ज्यादा डर है, इसलिए अब कई इन्वेस्टर्स यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा सिक्योर और सेफ होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये जो गिरावट हुई है कल, वो शुरुआत भी हो सकती है, इससे नीचे भी स्टॉक मार्केट जा सकता है। तो इसलिए फिलहाल ये वेट ऑन वॉच स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी आप वेट करो, जब आपको लगे कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही है, हायर हाई बन रहे हैं, लोअर लोज बनना बंद हो रहे हैं, फिर आप अपना पोजीशन लेने का सोच सकते हो। और मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, पहले रिसर्च कीजिएगा, हो सके तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिएगा। वैसे काफी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, हो सकता है आपको भी घबराहट हो, मुझे भी कभी कभी घबराहट होने लगती है जब पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे जाने लगता है। बट मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 6% डाउन है, तो मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूं। मैंने पिछले 4 महीनों से कोई भी कंपनी में बाइंग या सेलिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे रिसर्च करने का थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। तो जब मैं रिसर्च करूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और आप भी वेट कर सकते हो वैसे तो। अब चलते हैं हम लोग अगली बिजनेस न्यूज की तरफ, और अगली बिजनेस न्यूज है अडानी पोर्ट्स की। अडानी पोर्ट्स के शेयर्स कल के लो से 6.5% रीबाउंड हो गए, जब कंपनी ने बताया कि कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल यानी कि CWIT ऑपरेशनल हो गया है। और ये प्रोजेक्ट $800 मिलियन का है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच पार्टनरशिप से बना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि CWIT फुल्ली ऑटोमेटेड डीप वाटर टर्मिनल है जो 3.2 मिलियन कंटेनर्स हैंडल करेगा, और इससे श्रीलंका में हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ ही गौतम अडानी ने इसे रीजनल ट्रेड के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट बनाया, और जैसे ही ये स्टॉक आया, यानी कि ये जो न्यूज है जैसे ही मार्केट में आई, ये स्टॉक 1110 रुपीज पर बंद हुआ, और सिर्फ पूरे दिन में 3.3% का ही लॉस था इस स्टॉक को, वरना बाकी की कंपनीज तो 10%, 7%, कुछ 14% तक गिर गई थी इतने बड़े क्रैश में। अब शायद आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी कि ऐसा हुआ क्या, मतलब आखिर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो फिर ये स्टॉक इतना अचानक से 6% का रिबाउंड क्यों हो गया, इन्वेस्टर्स में इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट कैसे जग गया। देखिए, जब ये टर्मिनल चलने लगेगा, यानी कि ऑपरेशनल तो हो ही गया, यानी कि अब वो चल रहा है, तो हर शिप से कार्गो हैंडलिंग फीस, स्टोरेज फीस और लॉजिस्टिक चार्जेस मिलेंगे, तो इसका सीधा इम्पैक्ट अडानी पोर्ट्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे पड़ेगा। और मैंने आपको बताया, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया कि ये जो टर्मिनल है वो
3.2 मिलियन कंटेनर्स हैंडल करेगा। तो आप समझ रहे हो, अगर 3.2 कंटेनर है और अगर आप एक एवरेज भी मान लो कि 10 रुपए मान लो, मैं सिर्फ एक लाइक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं, तो 32 मिलियन रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। अगली न्यूज है टाटा पावर की। टाटा पावर को मुंबई में 100 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने की अनुमति मिल गई है और ये सिस्टम मेट्रो, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट जैसे कई क्रिटिकल एरियाज को पावर बैकअप देगा जब भी कोई ग्रिड फेलियर होगा तब। हालांकि कंपनी कह रही है कि इसे पीक टाइम की डिमांड भी मैनेज हो सकती है, साथ ही साथ फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम होंगे और ग्रिड को अपग्रेड करने की जरूरत भी कम पड़ेगी। टाटा पावर अगले 2 साल में ये जो पूरा सिस्टम है वो 10 जगह पे इंस्टॉल करेगी और इससे सोलर एनर्जी का भी काफी अच्छे से यूज होगा और ब्लैकआउट से भी बचाव होगा, क्योंकि जो सोलर एनर्जी का मेन प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज का। दूसरा, जब रात होगी या ठंड जब ज्यादा होती है या फिर कई बार स्मॉग होता है, जब धूप उतना ज्यादा नहीं निकलता है तो पावर का जनरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। और टाटा पावर का तो ये भी प्लान है कि 2045 तक वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएं। अगली बिजनेस न्यूज है आईटी सेक्टर से रिलेटेड। आईटी सेक्टर के Q4 FY25 के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी मिक्स होने वाले हैं, जो भी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। अब जो लार्ज कंपनीज हैं यानी कि लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस हो गया, TCS, HCL, इन लोगों का रेवेन्यू हल्का सा गिर सकता है, जबकि मिड कैप फर्म्स थोड़ा ग्रोथ दिखा सकती हैं। अब इसका रीजन तो आपको पता ही होगा, मैंने कल के न्यूज में भी बताया था, परसों के भी न्यूज में बताया था। अब जो रीजन है मैं आज भी बताता हूँ, टैरिफ्स। क्योंकि टैरिफ्स और जो ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का आईटी सेक्टर है उसका जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूएस से है, तो इस रीजन के वजह से ये स्लोडाउन आ सकता है। और भी कई सारे रीजंस है, क्योंकि आप देख ही रहे हो मार्केट कैसे गिर रहा है, स्लोडाउन आ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम्स शुरू होना चालू हो गया है। मतलब कि अभी आप ऐसा समझ लो कि प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो सकती है। अब अगर ट्रम्प ऐसे ही करते रह गए तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फिलहाल टीसीएस का प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन इन्फोसिस, HCL, विप्रो और टेक महिंद्रा का प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन रहने का एस्टीमेट है। तो ये सब सिर्फ आस है, हो सकता है रिजल्ट्स इसके जस्ट अपोजिट भी हूं। तो ये सब सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, आप इनके अंदाजों के हिसाब से डिसीजन मत लेना, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, मार्जिन्स की बात करूं मैं तो मार्जिन्स मोस्टली स्टेबल ही रहेंगे। और कई एक्सपर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि शॉर्ट टर्म में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, हालांकि लॉन्ग टर्म में पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। अगली न्यूज है जस्ट पे की। अगर आपने जस्ट पे का नाम नहीं सुना है तो फिर आप याद करो, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो जहां पे OTP डालना होता है या फिर कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपने इनका लोगो देखा होगा, वहां पे उन लोगों ने लिखा भी होता है जस्ट पे। तो जस्ट पे ने अपने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन रेज किया है, जिसे केदारा कैपिटल ने लीड किया। अब ये फंड AI कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाने और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही ये जो फंडिंग है वो कुछ दिन बाद आई जब कंपनी ने पेमेंट राउटिंग लेयर ओपन सोर्स किया। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है बट कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया होगा आई गेस। फिलहाल मैं आपको ये भी बताऊं कि पहले कुछ एग्रीगेटर्स ने जस्ट पे पर बायस होने का इल्जाम लगाया था, लेकिन कंपनी ने कहा कि उनका सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट है और अब तो RBI से अप्रूवल मिलने के बाद जस्ट पे ऑफिशियली ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बन गया है और अब जस्ट पे ग्लोबल मार्केट में भी अपने आप को एक्सपेंड करेगा। अगली न्यूज आपके जेब पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि 8 अप्रैल से यानी कि आज से LPG गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो जाएगा। और हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज के लिए ये जो प्राइस है वो 500 रुपए से 550 रुपए हो गया है। हालांकि दूसरे कंज्यूमर्स के लिए ये जो प्राइस है 803 से 853 रुपए हो गया है। अब बात रही पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल पर भी 2 रुपए का एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि इसका बर्डन कंज्यूमर्स पर नहीं पड़ेगा। ये हाइक सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के 43,000 करोड़ के लॉसेस को कवर करने के लिए है। वैसे तो मिनिस्टर पुरी ने बताया कि ये LPG हाइक टेम्पोररी है और इसका रिव्यू किया जाएगा, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है ये कोई भी टेम्पोररी हाइक नहीं है, क्योंकि टेम्पोररी के नाम पे धीरे 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 कब वो परमानेंट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। मुझे याद है लखनऊ में जब मैं रहता था तो जो 1 दर्जन के केले का प्राइस है वो पहले 40 था, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, तो अब 60 और 70 के मिलते हैं केले। वैसे ही एलपीजी में भी यही होगा, ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने जैसे ही चलेगा लोगों को भी आदत हो जाएगी और गवर्नमेंट इसका प्राइस भी कम नहीं करेगी। अगली बिजनेस न्यूज है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने देहरादून के डॉक्टर आहूजास पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर को 35 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है। अब हम इसको शॉर्ट में DAPIC भी बोलेंगे। और ये मेट्रोपोलिटिस का नॉर्थ इंडिया में तीसरा एक्विजिशन है। कंपनी अपने एनुअल कैश फ्लो का 50 से 60% हिस्सा एक्विजिशंस में लगाने वाली है। अब अगर मैं आपको DAPIC के रेवेन्यू की तरफ लेके चलूँ और इनका बिजनेस का कैसा कैटेगरी है उस पर लेके चलूँ तो आपको मैं ये बता दूं कि डॉक्टर आहूजास पैथोलॉजी का जो रेवेन्यू है वो 11.5 करोड़ का था, जिसमें 73% का रेवेन्यू पैथोलॉजी से जनरेट हुआ और 27% का रेवेन्यू रेडियोलॉजी से आता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये रेडियोलॉजी होता क्या है। फिलहाल ये जो डील है इससे मेट्रोपोलिस उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक चेन बन चुका है और अब मेट्रोपोलिस का फोकस है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हाई ग्रोथ मार्केट्स में। और अब मेट्रोपोलिस काफी तेजी से एक्सपेंशन करेगी। देखते हैं कैसी जाती हैं सारी चीजें। बस आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ऐसी ही बिजनेस न्यूज मिलती रहे। अब मैंने कल का क्वेश्चन पूछा था कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कंपनी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है कि इस कंपनी को मैं अक्वायर करूंगा या फिर इस प्रोजेक्ट में मैं पैसे लगाऊंगा। तो जब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है तो उसके बाद बाकी की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, रेवेन्यू होता है, हर एक चीज उन कंपनीज को भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बताया था कि इस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो अब जिन कंपनीज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है सिर्फ उन कंपनीज को ही उस कंपनी का एसेट कितना है, उसके ऊपर लोन कितना है, उसके पास लैंड कितनी है, मशीनरी कितनी है, मैन पावर कैसे है, यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन उन्हीं कंपनीज को दिया जाता है जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया था। बाकी की कंपनीज को वो डिटेल्स नहीं दी जाती हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।